नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोटवाड़ा लर्निंग्स पर। जैसा कि आप जानते हैं, दिनांक 25/1/2025 को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस दिए जाने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आप एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानेंगे। जैसे कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के अंतर्गत पात्रता क्या रहेगी, योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलेंगे, 50% और 60% पेंशन का प्रावधान क्या है, पेंशन की गणना किस प्रकार की जाएगी, एकमुश्त राशि के भुगतान का प्रावधान क्या है एवं इसकी गणना कैसे की जाएगी। पात्रता, अगर पात्रता के बारे में बात करते हैं तो पात्रता के लिए सबसे पहले सेवा काल का निर्धारण किया गया है। सेवा काल के अनुरूप ही इसमें पात्रता बताई गई है। सेवा काल जैसे 10 वर्ष की एरेक सेवा मीन्स 10 साल सेवा करने के बाद अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अधवर्षता प्राप्त कर लेता है तो उसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कब से शुरू होगी, अधवर्षता की तारीख से ही वो पेंशन का हकदार होगा। यदि FR 56J के तहत किसी केंद्रीय कर्मचारी की सेवानिवृत्ति होती है तब वो सेवानिवृत्ति की तारीख से ही यूपीएस के तहत पेंशन का हकदार होगा। 25 वर्ष की न्यूनतम अहरक सेवा के बाद, जो तीसरा प्रावधान है वो है 25 वर्ष की न्यूनतम अहरक सेवा के बाद अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसको जो पेंशन मिलेगी वो पेंशन अगर वो उस सर्विस को पूर्ण करता तो उसकी अधवार्षता जिस तारीख को होती है, अधवार्षता मीन्स अगर किसी डिपार्टमेंट की 60 साल अगर रिटायरमेंट की एज है तो 60 साल को सुपर एन्युएशन की एज माना जाता है। सुपर एन्युएशन को हिंदी में अधवर्षता कहते हैं। अगर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी अधवर्षता की तारीख से ही पेंशन मिलती है, अगर वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले लेगा 25 वर्ष से न्यूनतम सेवा पूर्ण करने के बाद, फिर भी उसको अगर पेंशन मिलेगी तो अधवर्षता की तारीख से ही मिलेगी। जिसको अगर वो पूर्ण सेवा करता तो उसको रिटायरमेंट जब सुपर एन्युएशन होता उसी तिथि से मिलेगी। इसमें तीसरा प्रावधान इसके बाद है इसमें कि अगर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी को सेवा से हटा दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, इस्तीफा ले लेता है केंद्रीय कर्मचारी, तो उसके लिए इस यूपीएस में क्या प्रावधान है। इन सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस का विकल्प लागू नहीं होगा। जिस कर्मचारी को सेवा से हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है या उसने इस्तीफा दे दिया है तो उसको यह लागू नहीं होगी। एक मुश्त भुगतान, अभी हम बात कर रहे थे कि हम एक मुश्त भुगतान के बारे में बातचीत करेंगे। तो एक मुश्त भुगतान, जो बल सदस्य जो भी केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो उसको एक मुश्त भुगतान दिया जाएगा सेवानिवृत्ति वाले दिन। तो उस एक मुश्त भुगतान की गणना कैसे की जाएगी। एक मुश्त भुगतान की गणना की जाएगी बेसिक पे एवं महंगाई भत्ते के 10%। अगर रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति वाले समय किसी भी केंद्रीय कर्मचारी का जो बेसिक है मीन्स मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, उसका 10% उसके पूर्ण 6 महीनों की संख्या के दर के अनुरूप गणना की जाएगी। इसको हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे देखिए हमारी स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, अगर कोई कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये है एवं महंगाई भत्ता 53% है और उसका सेवाकाल 25 वर्ष का है तो उसको एक मुश्त राशि गणना किस प्रकार से की जाएगी वो हम समझाते हैं आपको। देखिए, अगर सेवानिवृत्ति वाले दिन उसका जो भी केंद्रीय कर्मचारी उसका 40,000 मूल वेतन है, तो अब देखिए जैसे मूल वेतन 40,000 है तो उस पर हम 53 के हिसाब से महंगाई भत्ता कैलकुलेशन करेंगे तो महंगाई भत्ता 21,200 होता है। तो उसके बाद 40,000 मूल वेतन 21,200 महंगाई भत्ता तो 61,200 हो जाता है। तो 61,200 का 10%, जैसा कि इस यूपीएस स्कीम में बताया गया 10% 6120 होता है। तब 6120 अगर इसने केंद्रीय कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा की है तो 25 वर्ष सेवा मीन्स पूर्ण 6 मंथों की संख्या दी हुई थी। तो 25 में एक साल में 2 पूर्ण 6 मंथ होते हैं। इट मीन्स 25 × 2 मीन्स 50। तो 6120 × 50 करेंगे तो जो एक मुश्त भुगतान होगा सेवानिवृत्ति वाले समय केंद्रीय कर्मचारी को वो होगा 3,06,000 इस उदाहरण के मामले से। यूपीएस के प्रभावी होने की तिथि, यूपीएस में भारत सरकार द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस गजट नोटिफिकेशन में यूपीएस को प्रभावी की तिथि 1 अप्रैल 2025 वर्ष बताई गई है। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। वर्तमान कर्मचारी एवं जो भावी कर्मचारी आने वाले हैं वो यूपीएस के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। और यूपीएस का ये जो विकल्प है, ये विकल्प एक बार अगर आपने चुन लिया तो ये विकल्प अंतिम होगा। अगर इस विकल्प को आपने चुन लिया तो यूपीएस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इट मीन्स आप उससे एग्री हो, उन सभी को आपको एग्री माना जाएगा। और इस स्कीम को नियामक संस्थान जो होगा, एकीकृत पेंशन योजना का जो नियामक संस्था होगी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है वो है पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। योजना के लाभ व भुगतान की गणना, योजना के जो लाभ हैं और उनके भुगतान जो होगा उसकी गणना कैसे की जाएगी। सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले जो भी केंद्रीय कर्मचारी होगा उसके सेवानिवृत्ति वाल से तुरंत पहले के जो 12 महीने हैं ना, उनके मासिक वेतन का मासिक
12 महीने के मासिक मासिक जो वेतन का औसत निकाला जाएगा, मूल वेतन का, उसका 50% पेंशन की गणना के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। ये प्रावधान है कि इतनी पेंशन दी जाएगी। अब उसकी पूर्ण सुनिश्चित भुगतान जो सरकार द्वारा बताया गया है कि 50% बेसिक का पेंशन मिलेगी, इसका पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के पश्चात ही देय होगा। अगर कम सेवा की अवधि है, कम सेवा की अवधि मीन्स अगर 10 साल से सरकार न्यूनतम पेंशन दे रही है, तो 10 साल से 25 साल के बीच की, 25 साल वाले को 50% मिलेगी, 10 साल वाले को मिनिमम 10,000 मिलेगी। तो इसके बीच की जो सर्विस टेन्योर रहेगा या जो सेवा काल रहेगा, उन केंद्रीय कर्मचारियों को आनुपातिक पेंशन दी जाएगी। 10 साल या उससे अधिक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति होने पर प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन तो रहेगी। उसके बाद ज़्यादा जो जितनी सेवा की है उसका आनुपातिक उससे रहेगी एक्स्ट्रा। अगर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर है, अधवर्षता के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के तत्काल पूर्व उसको जो पेंशन मिलती थी उसका 60% मीन्स उसका 60% पेंशन उसके पति या पत्नी को दे होगी, पति या पत्नी को मिलेगी। मीन्स पति या पत्नी मीन्स अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है केंद्रीय कर्मचारी की तो उनके पति को, और अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को। वो पति और पत्नी कानूनी रूप से वैध होनी चाहिए। मीन्स जो डिक्लेयर किया हुआ है केंद्रीय कर्मचारी द्वारा उसको कानूनी रूप से वैध माना जाएगा। सभी मामलों में महंगाई राहत पेंशन पर दी जाएगी। महंगाई राहत मीन्स पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ मिलता है बेसिक पेंशन पर, तो उसका प्रावधान इसमें भी किया है। और इसमें महंगाई राहत की गणना जो सेवारत कर्मचारी है उनको जो डीए दिया जाएगा उसी के अनुरूप की जाएगी। अभी इसमें कंट्रीब्यूशन की बात आती है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम है जो 2004 से लागू हुआ, उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन दोनों है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में उसमें बेसिक प्लस डीए का 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कटता है, और जो सरकार का उसमें अंशदान है, सरकार गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो बेसिक प्लस डीए का 14% रहता है। इसमें 3 तरह के कॉर्प्स बनाए गए हैं, जिसमें व्यक्तिगत कॉर्प्स है एक, दूसरा पूल कॉर्प्स है, तीसरा बेंचमार्क कॉर्प्स है। जो व्यक्तिगत कॉर्प्स होगा, व्यक्तिगत कॉर्प्स में कर्मचारी का अंशदान एवं सरकार का अंशदान बेसिक प्लस डीए का 10% होगा। व्यक्तिगत कॉर्प्स जो बनेगा उसको निवेश किसमें करना है, उसका निवेश का विकल्प उपलब्ध रहेगा कर्मचारी के पास। अगर कर्मचारी उपलब्ध विकल्प का चयन नहीं करता है तो जो नियामक संस्थान है वो एक डिफॉल्ट पैटर्न तैयार करेगा और डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार उसको निवेश कर देगा। दूसरा आया पूल कॉर्प्स। पूल कॉर्प्स में कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उसमें 0 रहेगा, उसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होगा बेसिक प्लस डीए का 8.5%। और इस पूल कॉर्प्स को तैयार करने का सरकार की मंशा है कि ये जो सुनिश्चित भुगतान जो मिनिमम पेंशन देने की सरकार तैयारी कर रही है उसमें अगर फंड की कुछ जरूरत पड़ती है तो उसकी सहायता के लिए ये सरकार की तरफ से पूल कॉर्प्स तैयार किया जाएगा। तीसरा है बेंचमार्क कॉर्प्स। जब पेंशन की गणना करते समय ये बेंचमार्क कॉर्प्स का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसकी गणना नियामक संस्थान जो नियामक संस्था है उसके द्वारा स्क्रीन पर दर्शाए हुए 3 बिंदु दिए हुए इनके आधार पर की जाएगी, क्योंकि इसमें प्रावधान है। अभी जैसा कि आपने देखा थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको कि इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों बेसिक प्लस डीए का 10% होंगे, और वो प्रति माह कटौती होगी और गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रति माह उसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसमें कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों द्वारा अंशदान की नियमित प्राप्ति हो रही है नहीं हो रही है, उस फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा इसमें एक। तो दूसरा ये है कि अगर ये ऊपर वाले जो अंशदान है, ये जो बताया हुए नियोक्ता और कर्मचारी का, अगर ये अंशदान कुछ अंशदान बीच में मिस हो जाते हैं तो जो अनुपलब्ध अंशदान है वो नियामक द्वारा उनका उपयुक्त मूल्य तय करेगा और एम्प्लॉय उसको देना चाहे तो अगर दे सकता है। ऐसे अंशदानों का निवेश नियामक द्वारा निर्धारित रिपोर्ट पैटर्न के अनुसार किया जाएगा। जो अनुपलब्ध अंशदान है उनमें चॉइस नहीं मिलेगी कि इसमें किस में निवेश करना है। इसका जो प्रावधान है वो संस्थान द्वारा, जो नियामक संस्थान है उसने डिफॉल्ट पैटर्न जो निर्धारित किया है उसी के अनुरूप दिया जाएगा। अभी इसमें हम गणना कैसे होगी पेंशन की गणना के बारे में अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, हम आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे कि पेंशन की गणना किस प्रकार से की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर दिखा रखा है कि जो गजट नोटिफिकेशन निकला है 25 जनवरी 2025 को, उसमें एक अनुबंध के साथ एक कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। उन एग्जाम्पल्स के आधार पर हम आपको बताएंगे जो स्वीकार मासिक सुनिश्चित भुगतान कैसे होगा, उसके जो पूर्वानुमान बताए थे अभी हमने आपको 3, उन पूर्वानुमानों के साथ ये कुछ चीजें ऐड की हुई है इसमें। यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने का जो औसत मूल वेतन है वो 45,000 है, तो उसको 45,000 है तो उसको हम पी के रूप में चिन्हित करेंगे। और अगर कर्मचारी ने 25 वर्ष सेवा की है तो इसमें महीने उसके 300 हो गए। अगर यह उससे अधिक की है, 25 वर्ष की है, तो उसके महीने उसके आधार पर कैलकुलेट किए जाएंगे, तो उसको हम क्यू के रूप से चिन्हित करेंगे।
उसकी महीना की अहरक सेवा की उसके महीनों की संख्या के आधार पर कर्मचारी द्वारा सभी स्थान नियमित रूप से जमा किए हैं नहीं किए हैं, ये भी एक फैक्टर होगा, इसको भी कंसिडर किया जाएगा। कर्मचारी ने कौन सा पैटर्न चुना है, अगर कर्मचारी ने निवेश का पैटर्न डिफॉल्ट पैटर्न चुना है तो उसके आधार पर एग्जाम्पल तैयार किया गया है भारत सरकार द्वारा गजट में। कर्मचारी ने अगर कोई आंशिक निकासी मीन्स अगर कर्मचारी ने अपने इंडिविजुअल जो कॉर्प्स उसका था उसमें से व्यक्तिगत कॉर्प में से उसने कुछ निकासी एडवांस लिया है नहीं लिया, इन 4-5 फैक्टर्स हैं, उनके आधार पर देखेंगे। तो देखिए हम इसको बताते हैं कि ये जो कर्मचारी है जिसका उदाहरण दिया हुआ है, इस कर्मचारी ने ऊपर जो दर्शाई 5 शर्तों को पूरा करता है। सेवानिवृत्ति को कर्मचारी का जो व्यक्तिगत कॉर्प्स है ना वो 50 लाख है, एग्जाम्पल के अनुसार 50 लाख है। और जो नियामक संस्थान है उसने इस मामले में जो बेंचमार्क कॉर्प्स का मूल्य निर्धारित किया है ना वो भी 50 लाख निर्धारित किया है। तो कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान क्या होगा, आइए हम देखते हैं, आपको बताते हैं। ये फॉर्मूला है जो इसमें दिखा रखा है, आप देख सकते हैं इसको, फॉर्मूला को P/2 इंटू Q/300 इंटू IC बटे BC। इसमें P हमने बताया था आपको कि पिछले 12 महीने के मासिक पे का औसत है ये। Q ये है उन्हें कितने मंथ सर्विस किए, पूरी उसने एरेक सेवा कितने मंथ की है वो क्यू होगा, डिवाइडेड बाय 300 इंटू IC मीन्स इंडिविजुअल जो कॉर्पस होगा ना, व्यक्तिगत कॉर्प्स होगा, जैसे कि उसमें दिखाया हुआ उदाहरण है 50 लाख रुपए 10,000 यूनिट व्यक्तिगत कॉर्प्स कर्मचारी का, वो व्यक्तिगत कॉर्प्स हो गया। BC मीन्स जो बेंचमार्क कॉर्प्स जो कि नियामक संस्थान द्वारा निर्धारित किया गया है। तो देखिए अब इसमें उसका 45,000 था बेसिक 12 महीने का, 45,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 300, 25 साल उन्होंने सेवा की थी तो 25 साल इंटू 12 मंथ होते हैं एक साल में, तो 25 इंटू 12 300 इंटू 50 लाख कॉर्प्स था, 50 लाख बेंचमार्क कॉर्प्स था, इसके हिसाब से इसकी पेंशन 22,500 रुपये होगी। इसमें में लागू महंगाई राहत DAR को जोड़कर 22,500 इनकी बेसिक पेंशन होगी। उसमें जो सेवारत कर्मचारियों को जो DA मिल रहा है वो DA की रेट इसको इसमें ऐड करके उस व्यक्ति की पेंशन निर्धारित होगी। ये कंडीशन तो वो है कि जब व्यक्तिगत कॉर्प्स बेंचमार्क कॉर्प्स के बराबर था, मिनिमम न्यूनतम सेवा की 25 साल सेवा की हुई थी। अभी आगे हम चल के ऐसा कुछ एक उदाहरण देखेंगे कि जिसमें व्यक्ति ने पूरी सेवा भी नहीं की है, उसका कॉर्प्स भी उतना नहीं बन रहा है। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, ये जो उदाहरण 3 है इसमें अगर वो कर्मचारी आंशिक निकासी भी की है, उस निकासी भी की है कर्मचारी ने, 10 साल ही उसकी अहरिक सेवा की है 120 महीने, तो उसके हिसाब से जो कर्मचारी का व्यक्तिगत कॉर्प्स 22 लाख रुपए बनता है और बेंचमार्क कॉर्प्स जो नियामक संस्थान द्वारा निर्धारित किया गया है वो है 25 लाख रुपए। तो अब हम इसको देखेंगे तो इसमें कैलकुलेशन इसकी इस प्रकार से होगी, पी मीन्स बेसिक, तो बेसिक तो हमने वही लिया है सब में 45,000 उनका 12 महीने का बेसिक होगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू उन्होंने 10 साल सर्विस की है तो 120 महीने डिवाइडेड बाई 300 इंटू उनका कॉर्प्स बन रहा है 22 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख। अब इसकी हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता 8800 रुपये। अब सरकार ने इसमें प्रावधान किया है गजट नोटिफिकेशन में कि न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये दी जाएगी, लेकिन इसमें जो महंगाई राहत है वो 10,000 पर कैलकुलेट ना करके 8800 पर कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत कॉर्प्स से पूल कॉर्प्स में पूर्ण कॉर्प्स जमा नहीं किया गया। व्यक्तिगत कॉर्प्स से जो पूल कॉर्प्स में जो जमा होगा ना अमाउंट, अगर वो बेंचमार्क कॉर्प्स के बराबर नहीं है तो उसकी कैलकुलेशन जितना उसके कम है या तो डिफरेंस अमाउंट जमा कर दे केंद्रीय कर्मचारी, तो इसमें 25 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख हो जाएगा तो उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। अगर कर्मचारी डिफरेंस अमाउंट जमा नहीं करता है तो 22 लाख बटे 25 लाख, इसी के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान बताती है, तो इसके एग्जांपल्स हो गए। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान हम आपको बताते हैं कि जो इस पेंशन में ये किया, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है, कोई केंद्रीय कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसको ये रहेगा कि अलग अलग केंद्रीय कर्मचारियों को अलग अलग पेंशन मिलेगी। इसमें कोई भी केंद्रीय कर्मचारी कोई भी दावा नहीं कर सकता कि जो मेरे से बाद में रिटायर्ड हुआ है उसके लिए इतनी पेंशन क्यों मिल रही है, मुझे इतनी पेंशन कम क्यों मिल रही है, ना इसका कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है, ना इस संदर्भ में कोई दावा कर सकता है। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देते रहें। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।